हाँ चलो स्टार्ट कर दिया जाए। यस सर। क्या कह रहे थे, कहाँ पे डाउट आ रहा था आपको? कल वो नोट्स लेके आए थे, उसमें कुछ लाइनें समझ में नहीं आई। अब ठीक है, बिल्कुल शुरू से कर देंगे, ठीक है। आप सुनना, एक एक बात समझ में आएगी। नोट से ये जल्दी बुला लो फटाफट, नहीं तो फिर निकल जाएगा, फिर पूछेंगे। बुला लो, वो मैंने बुला लिया कि आ रहे खड़ी ऊपर आराम से। बुला लो जल्दी बुला लो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बुला लो। 2 मिनट जल्दी बुला लो, वो जो भी बॉयज वॉयज हैं, जो भी हैं, नहीं तो फिर पूछते हैं बाद में आके। तुम लोग कहाँ चले जाते हो भाई बीच में, हैं? हेलो बोलो। तुम वक्त की कीमत नहीं समझते हो। चलो भाई, हो गए सबको एक साथ गुड मॉर्निंग। यस सर। हाँ आप सुन लो, फिर बिल्कुल कोई बात नहीं, कल की बात भूल जाओ, अभी से आ जाओ, बिल्कुल शुरू से बता देते हैं बात को, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की एक्चुअली में ये बताया था हमने कल कि जो भी अभी तक हमने चैप्टर्स पढ़े हुए थे, तो सबसे पहले हमने बोला था कि जो वेक्टर पढ़ा हुआ था वो क्या था, तो हमारा फिजिक्स के लिए एक टूल था। हमें उसके क्या हो रहा था कि जरूरत आ रहा था जगह जगह पर कि भाई कैसे हम इसके एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही थी। तो वेक्टर अपने आप में क्या था, फिजिक्स के लिए एक टूल था। उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी। काइनेमेटिक्स में 3 चैप्टर पढ़े थे, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। रेक्टिलिनियर का एक और नाम क्या था, 1D मोशन इन वन डायरेक्शन डायमेंशन, ऐसा था ना। उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते थे। फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था जिसको बोलते थे मोशन इन 2 डायमेंशन, राइट। फिर रिलेटिव मोशन था। तो जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे, इसमें हम जो मोशन के पैरामीटर्स थे जो भी थे, मतलब वेलोसिटी थी, एक्सीलरेशन था, इनको कंसीडर कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट को, उसके साइज को नेग्लेक्ट कर रहे थे, और उसके मास की कोई भी मास जैसी कोई भी चीज हम उसमें कंसीडरेशन में नहीं ले रहे थे। मतलब चींटी चल रही थी, ट्रेन चल रहा था, हाथी चल रहा था, सबको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रखा था। जैसे ही हम एनएलएम में आए, तो एनएलएम में उसके साइज का भी इंपॉर्टेंट आ गया, मतलब कि मास कंसिडरेशन में आने लग गया था ऐसा। उसके बाद जब हम फ्रिक्शन में गए, तो हमें ये दिखने लग गया कि ये सब तो कंसिडरेशन में आ ही रहा था, साथ में बीच की सरफेस के साथ में क्या हो रहा था वो सब भी समझने में आने लग गया कि भाई जो सरफेस है, अलग अलग चीजें इन्वॉल्व होने लग गई थी। लेकिन जैसे ही वर्क एनर्जी पावर में आते थे, तो उसमें हमने देखा था एनर्जी का ट्रांसफर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से क्या कुछ हम कर सकते थे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सब्सटेंस में एनर्जी ट्रांसफर कर सकते थे, निकाल सकते थे, है ना। ये सब बातें थी। सर्कुलर मोशन में स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कर्व पाथ पे भी मोशन को देखा गया। अब सेंटर ऑफ मास की जरूरत ही हमें क्यों आई? सेंटर ऑफ मास की सबसे पहले हमें जरूरत इसलिए आई कि जैसे अगर हम पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़ते थे, वो कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने और हम इसको क्या मान लेते थे, रिजिड बॉडी मान लेते थे। यहां पर मास m होता था और कोई फोर्स लगाया F इधर से, तो इसका सीधा सा एक्सीलरेशन जो होता था वो F/m लिख देते थे, ऐसा लिखते थे। और मान के चलते थे कि इसमें जो भी पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल यहां पर भी है, जो यहां पर भी है, जो यहां पर है, जो यहां पर है, सब ए से ही जा रहे हैं, ऐसा ही तो मानते थे। यस सर। बात तब खड़ी हो गई जब एक किसी रॉड के ऊपर हमने इस वाले पॉइंट पर आके फोर्स लगाया और हमसे कहा गया कि बताओ अब इसका एक्सीलरेशन हम क्या लिखें, अब इसका हम एक्सीलरेशन क्या लिखें। तो हमने बोला कि जब कभी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन के अलावा, मतलब उसमें रोटेशन का भी इन्वॉल्वमेंट आने लग जाए, उस समय में सेंटर ऑफ मास की जरूरत हुई थी। उस समय किसकी जरूरत पड़ी थी हमें? सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी थी। इसको हमने एक एग्जांपल के साथ समझाया था। अगर ये पेन था, इस पेन को अभी तक जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे वो ऐसे पढ़ रहे थे, बस इसको पॉइंट साइज मान के सीधा चल रहा था। अगर हम इस पेन को ऐसे करके घुमा के ऐसे फेंकते हैं, तो हमें नहीं लगता कि ऐसे करके आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें एक टाइप से जो होता है ना, 2 मोशन हो जा रहे हैं।
कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो मोशन होता है ना, वो सुपर पोजिशन होता है टू इंडिपेंडेंट मोशन का। जो इसकी सेंट्रा मास चैप्टर की में जरूरत पड़ी ही क्यों? जब भी हमें मोशन एक तरीके से नहीं समझ आ रहा था ना, उसको समझने के लिए हमने देखा कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी। कहने की बात यह है कि जो भी कोई मोशन होगा वो कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, वो दो इंडिपेंडेंट मोशन का सुपर पोजिशन होता है। बात समझ में आ रही? अभी तक जो पार्टिकल चल रहा था वो ऐसे चल रहा था, उस पे अगर किसी कर्व पे भी कोई पार्टिकल चला था तो वो ऐसे चला था, एनर्जी का हिसाब लगाते थे। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रहा होता है, ये सुपर पोजिशन होता है टू इंडिपेंडेंट मोशन का। ठीक है, जो दो इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं उनमें पहला होता है प्योर रोटेशन और दूसरा होता है प्योर ट्रांसलेशन। यहां तक बात समझ में आ रही? सर ये सुपर पोजीशन वाली लाइन। हाँ, आप बोलेंगे सुपर पोजिशन का मतलब देखो ऐसे है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, इसको समझो। सुपर पोजिशन का मतलब जैसे हम बोलते हैं कि पहले हम पेन चलाते हैं कि पहले लाइन खींचती है, दोनों साथ। एग्जैक्टली जब हम किसी चीज को ऐसे ऐसे अगर हमने कोई चीज को फेंका, यहां देखना, इस प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका, यहां से ऐसे पत्थर को फेंक रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ये वाला पत्थर अगर किसी इंस्टेंट पे जा रहा है तो इस वाले मोशन को हम ऐसा भी तो करते थे ना तोड़ के, कि ये मोशन दो टाइप का मोशन हो रहा था, एक तो वर्टिकल प्लेन में इस तरीके का, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके का होता था। यस सर। तो हम बोलते थे कि इसका जो जो पार्टिकल है ना, ये सुपर पोजिशन मतलब मोशन का सुपर पोजिशन है, कि जब ये यहां है उसी टाइम ये यहां भी है, एक साथ दोनों मोशन जब कर रहा होता है ना, तो उनको अलग अलग जो मोशन है एग्जैक्टली हमें दिखेगा कैसा ऐसे, और समझने के लिए हम कैसा देखेंगे ऐसे। तो इन दोनों का जो सुपर पोजिशन है ना, वो ये वाला मोशन है, इन दोनों का सुपर पोजिशन ये वाला मोशन। समझ में आ रही बात? यस सर। पक्का? यस सर। सुपर पोजिशन का मतलब अब समझ में आ रहा है? अभी वेब में जो हम पढ़ेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझो कि सुपर पोजिशन का मतलब इतना सा है कि एक ही साथ दोनों टाइप के जो मोशन हो रहे हैं उनको हम देखने के लिए तो अलग अलग हम समझने के लिए ऐसा देख रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली कैसा रहा है ऐसे हो रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से किसी पेन को फेंका गया, सपोज दैट किसी पेन को ऐसे हमने फेंक दिया, तो कभी पेन ऐसे था, कभी इसी लाइन पे पेन मान लो चल रहा था, तो कभी पेन ऐसे भी था, कभी ऐसे भी था, कभी ऐसे भी था, बोलो, कभी ऐसे भी था, कभी ऐसे भी था। इस वाली चीज को हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये मोशन था ना, ये दो टाइप के मोशन का क्या था, सुपर पोजिशन था। एक तो था कि ये प्योर रोटेशन कर रहा था, मतलब यहीं पर घूम रहा था, और एक क्या कर रहा था, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा था। बोलो, ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते? जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसलेटरी जो मोशन कर रहे होते हैं ना, उसके लिए वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। अब सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ने से पहले हम दो बातें डिफाइन करते हैं। पहली बात, एक होता है, नाम आता है मास मोमेंट। सेंटर ऑफ मास करने से पहले दो बातें डिफाइन कर रहे हैं। एक चीज होती है मास मोमेंट। मास मोमेंट क्या होता है, कोई भी मास को अगर उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये बनी हुई क्वांटिटी मास मोमेंट कहलाती है। कोई भी मास अगर कहीं रखा हुआ है, और अच्छा पोजीशन वेक्टर कहां से लेंगे, ओरिजिन से लेंगे। ओरिजिन कहां मानना होता है, मेरे हिसाब से ऐसे ही तो होता है। यस सर। अगर ये कोई अगर यहाँ पे बोल दे कि R1 रख दिया तो R1 पोजीशन वेक्टर हो गया, R2 रख दिया तो R2। R क्या है, इस मास का पोजीशन वेक्टर है, और मास मोमेंट ऐसे ही डिफाइन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये m है मल्टीप्लाइड बाई पोजीशन वेक्टर है। इसको हम लिख भी देते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाई, इसका कोई प्रूफ नहीं है, डिफाइंड है। ठीक, पोजीशन। अब हमने बोला कि जो मास मोमेंट है ना, ये सेंटर ऑफ मास में सबसे काम की चीज है। सेंटर ऑफ मास में सबसे काम की चीज, इसी बात से हम सारी बातें को डिफाइन करते हैं। तो ये mr क्या हो गया, मास मोमेंट। और एक और नई क्वांटिटी होती है जिसको हम नाम देते हैं म्यू। ये दो बातें डिफाइंड होती हैं, डिफाइंड क्वांटिटी।
एक होता है म्यू, म्यू का मतलब होता है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 अपॉन में m1 प्लस m2। कभी भी ये चीज लिखी जाए या ऐसा लिख दिया जाए, ये डिफाइन है, ऐसे ही डिफाइन है। इस म्यू को फ्रिक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूस्ड मास। ठीक, अब हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ बात। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो वाला पॉइंट होता है जिसके अबाउट सारे पार्टिकल का मास मोमेंट लिखो, जिसके अबाउट सारे पार्टिकल का मास मोमेंट लिखो। और जो सेंटर मास के बारे में पहले सीन बनाते हैं और आपको एक बात बताते हैं। देखना इस चीज को ढंग से। ऐसे कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास, कभी किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा जाएगा तो सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट होता है जिसपे कि सारा का सारा जो मास होता है वो रखा हुआ एज्यूम किया जाता है। क्या एज्यूम किया जाता है? कि उस ऑब्जेक्ट का सारा मास उस पॉइंट पे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। पहली बात। दूसरी बात कि उस पॉइंट के अबाउट अगर हम सारे पार्टिकल का मास मोमेंट लिखें और उनका सम करें, उस पॉइंट के अबाउट सारे पार्टिकल का मतलब सारे पार्टिकल का मास मोमेंट लिखो और उस पॉइंट नेट मास का मास मोमेंट लिखो उस पॉइंट के अबाउट। जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने, सेंटर ऑफ मास के बारे में फिर से हम बोल रहे हैं, पूरी बात एक लाइन ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट नेट मास का मास मोमेंट लिखो। नेट मास क्या हुआ कि उस पॉइंट पे सारा का सारा मास रखा हुआ माना गया और उस नेट मास का हमने क्या लिखा? मास मोमेंट। मास मोमेंट कैसे डिफाइन है? m इंटू आर वेक्टर। ठीक, यस सर। फिर सारे मास का क्या लिखो? मास मोमेंट लिखो और इन सबको जोड़ दो, वो उस मास मोमेंट के बराबर आता है। फिर से सुनो एक बार। सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट जो टोटल मास है, नेट मास है, उसका मास मोमेंट लिखो। मास मोमेंट कैसे लिखेंगे? उस वाला जो नेट मास जहां कहीं भी होगा उसको कॉन्सेंट्रेटेड माना होगा, उसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। मतलब यहां पर अगर हमने बोल दिया कि अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको सेंटर ऑफ मास मान लिया तो इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसका यहां मास मोमेंट अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसका मास मोमेंट क्या लिखेंगे? m इंटू आरसीएम। यस सर। और m जो है, जो टोटल मास मतलब नेट मास माना गया है, मतलब इस पॉइंट को सेंटर मास बोलने से पहले हम इस बात की गारंटी करते हैं कि सारा का सारा मास उस पॉइंट पे रखा हुआ माना जाता है। उस मास को हमने m बराबर कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने इस ऑब्जेक्ट में टोटल पार्टिकल थे उन सबको वहां पर एक पॉइंट मास के रूप में कॉन्सेंट्रेट माना गया है। इस वाले का मास मोमेंट लिखा और इन सबका मास मोमेंट लिखो, इन सबका मास मोमेंट लिख रहे हैं। तो क्या निकल के आ रहा है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। ऐसे करते करते जितने पार्टिकल लेना चाहो उनका, और अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये दोनों चीजें बराबर। बोलो। यस सर। अब किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताओ। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है
और उस पॉइंट के अबाउट नेट मास का मास मोमेंट लिखो और सम ऑफ ऑल द मास सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस, मतलब जितने सारे मास दिए गए उनका सबका मास मोमेंट लिखो, उनका सम करो, वो बराबर होना चाहिए इसके। अगर ऐसा है तो ये सेंटर ऑफ मास होता है। अब हमें अगर आरसीएम ही निकालना पड़ जाए, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ही निकालनी पड़ जाए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1r1 प्लस m2r2 प्लस M3 m3r3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 कैपिटल एम लिखेंगे। सुनो, कैपिटल कैपिटल M कैपिटल एम लिखेंगे जो किसके बराबर होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। जितने मास लेना चाहो उसके। बोलो, यस सर, सत्य वचन झूठे वचन। सत्य वचन। अब जिसको जिसको वेक्टर का शौक है वो वेक्टर लगा दे। सारे शौक भी पूरे कर लें, वेक्टर लगाने जैसी खुशी थी, ये भी लगा दिया। ठीक, क्या पूरी बात समझ में आई नहीं आई? यस अब इसकी डेफिनेशन लिख दे। यस Concentrated and mass. and mass amount due to net mass due to net अब पढ़ो इसमें आगे पूरी की पूरी एक बात का एक मतलब। अंग्रेजी के लोग ये पढ़ेंगे, हिंदी वालों को समझा दी गई ये बात। अब समझ में आया कि ये क्या सीन है इसका, कैसे किस चीज को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। पक्का आया कि अभी भी हल्का हल्का सर है? अगेन सर कितने लोगों को ऐसा वाला आया?
सबको? अर्पिता Yes, तुमको? sir. अर्पिता Yes, sir. क्या हो गया आज? पता चल गया मास मोमेंट क्या होता है? वो ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ओके Yes. हाँ, तो कभी किसी ऑब्जेक्ट का अब सुनो मेरी बात, किसी भी चीज को मानना तो मेरे हाथ में। हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास के लिए अगर हमें लिखना होगा तो क्या ये वाली बात हम लगा सकते हैं, आर सी एम बराबर M1 M1 R1 plus M2 R2 M2 R2 प्लस M3 R3, ऐसे करते करते बढ़ाते चले जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, इफ हमने क्या करा, RCM को ही 0 मान लिया, Yes, sir. Yes, ये मानना अलाउड है नहीं अलाउड है? Yes, sir. धड़ल्ले से अलाउड है, खूब मान सकते हैं। अगर इसको RCM को 0 माना तो हुआ क्या, ये वाली बात 0, Yes, sir. और क्या होगा, इधर क्या बचेगा, M1 R1 M2 R2 और M3 R3, जितने सारे पार्टिकल उनका लिखते रहेंगे। Yes, sir. गणित के विद्यार्थी जानते हैं कि इस बात को क्या हम समेशन ऑफ MI RI, जहां पर I की हम क्या लगाते हैं, One. लोअर लिमिट क्या डालते हैं, I की 1 से और कहां तक, N तक, N तक. N तक। तो जो ये चीज लिखी हुई है यही तो बात यहां लिखी हुई है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो समेशन ऑफ MI RI 0 हो गया। यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मोमेंट 0 होता है। सत्य वचन या झूठे वचन? बोलो, हेलो, आवाज आ रही है? क्या हो गया? क्या हो गया था? Good afternoon, sir. Sir, network issue. Sorry, good morning. क्या चलता क्या है आप लोगों का यार? ऐसे कैसे पढ़ोगे तुम? क्या sir? ऐसे कैसे पढ़ोगे? कैसे क्लास चलेगी तुम्हारी? वाईफाई चला गया था सर, फोन से. कभी कभी होता है। किसने बोला आपका भी होता है? तो मैंने बोला कभी कभी होता है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपका भी होता है। रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन, ये बात तो मानता हूं मैं भी लेकिन ऐसा बदला नहीं लेना चाहिए जिसमें खुद का नुकसान हो जाए। तुमने कब लिया? कहाँ से ले पाओगे तुम, बताओ? मौका कहाँ दिया मैंने, बताओ? चलो इधर लो, ठीक, इधर देखो। ये कौन था? एसएससी थे ना? एसएससी आप थे ना? Yes, sir. चलो देखो क्या बोला है कि RCM को अगर ओरिजिन पे एज्यूम कर लो, मतलब ये बात हम मान लें अपने हिसाब से, मतलब कि कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेट माना जा सकता है ना, तो हम बोलते हैं कि इफ RCM इज इक्वल टू 0, या इसको हिंदी में लिख दो कि RCM को ओरिजिन पर मान लो, ऐसे RCM को ओरिजिन मान लो। ऐसा करने से ये बनेगा इक्वेशन। तो हम एक बात बोलते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी का नेट मास मोमेंट 0 होता है ना, वही सेंटर ऑफ मास होता है। अगर इसको हमने RCM को ओरिजिन मान लिया तो फिर ये बात चीज 0 हो गई, और ये किसके बराबर है, नेट बॉडी के मास मोमेंट के बराबर है। तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी का मास मोमेंट 0 होता है वही पॉइंट क्या होता है तुम्हारा, RCM होता है। लिख देते हैं। समझ में आई ये बात? Yes, sir. है? Yes, sir. जिस पॉइंट के अबाउट
बॉडी का मास मोमेंट जीरो, क्या जीरो? मास मोमेंट जीरो होता है, वही आरसीएम होता है। वही पॉइंट आरसीएम होता है। दूसरी बात शब्दों में कहो तो ऐसे कह देंगे कि आरसीएम के अबाउट बॉडी का नेट मास मोमेंट जीरो होता है। सही बात की गलत बात? सही बात। सही बात। बस अब हमने क्या किया, फुर्ती से लगातार हमने बनाया कि मास मोमेंट फॉर अ पार्टिकल, मतलब आरसीएम फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फॉर अ पार्टिकल देखते हैं। एक पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास अगर देखना होगा तो अगर हमने इसको पार्टिकल माना हुआ है, कोई पार्टिकल, इसका नाम ऐसे करके रख दिया हमने, ये क्या है? पार्टिकल है। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई सिंगल पार्टिकल है तो उसका मास, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो खुद पार्टिकल ही होता है, क्योंकि पार्टिकल ना कोई विड्थ होती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके लिए मास मोमेंट कहाँ लिखोगे बताओ? बराबर करने के लिए। तो जो अगर सिंगल पार्टिकल है तो वो पार्टिकल ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, यस Yes, सर। sir. सिंगल पार्टिकल के केस में पार्टिकल ही सेंटर ऑफ मास होता है। अब दो पार्टिकल के लिए देख रहे हैं, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। यहां से बात शुरू हो जाएगी। फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल ले लिए हमने, इस वाले पार्टिकल को ले लिया m1, इस वाले पार्टिकल को ले लिया m2। कहानी में ट्विस्ट अब आना चालू हो जाएगा। पहली बात तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? r का है। किसी भी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास हमने एज्यूम कर लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास है, एज्यूम Yes. कर सकते हैं। यस सेंटर ऑफ मास एज्यूम किया, इधर की डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया? R2 r2। इधर की डिस्टेंस को क्या लिया? 1 r1। एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। 0 अभी लिखा था, पीछे वाली लाइन में लिखा था, नहीं साबित भी किया था। तो बस अब क्या था? m1 r1। अगर इसको हमने सेंटर मास को आरसीएम को ओरिजिन मान रहे थे तो कोई एक साइड पॉजिटिव कोई एक साइड नेगेटिव, इधर वाले साइड को हमने नेगेटिव मान लिया, तो ऐसा लिखते। तो इधर क्या लिखेंगे? m2 r2 बराबर 0। 0 तो क्या m1 r1 बराबर m2 0 r2 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। नंबर एक लिख सकते हैं, बोलो। r1 प्लस r2 बराबर r होगा कि नहीं होगा? यस सर। दो इक्वेशन, एक यहां से एक यहां से, इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। किसकी? r1 की वैल्यू निकालें। r1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है? m2 r2 अपॉन में m1, 1 और उठा के यहां पुट कर दें तो क्या लिखेंगे हम? m2 r2 अपॉन m1 प्लस R2 इक्वल्स टू R। प्लस r2 इज इक्वल टू r। नए वाले पेज पे चले आए तो लिखा हुआ है हमारे पास m2 r2 m1 r2 राइट इज इक्वल टू m1 r। ऐसा लिखा है, लिखा है ऐसा। यहां से r2 को कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 m1 r प्लस m1 प्लस m2, ऐसा बना। अभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, इसके लिए हमने क्या करा? अगर ये R2 ऐसा बना तो हम एक चीज गारंटेड कह सकते हैं कि जो R1 बनेगा ना वो हमारा क्या बनेगा? m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2 बनेगा, नहीं बनेगा?
Yes, sir. ऐसा ही बनेगा, हर साल बनता है, जिसको डाउट हो चेक कर ले। ठीक, Yes, sir. इधर अभी मन में क्या चल रहा है, देखो मन में चल क्या रहा है कि R2 को हमने ऐसे लिखा M1R अपॉन M1 प्लस M2। मन में विचार आया कि क्यों ना M1 लिखा हुआ है M2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कर दिया। अगर सर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, कर दिया। जिसको भगाते हैं उसको, जिसको बुलाते हैं उसको भगाते नहीं है। तो इनका ये वाले और ये वाले एक साथ ले लिए। पहले जब लेक्चर शुरू किया था तो वहीं पर एक बात बोली गई थी कि M1 प्लस M2 अपॉन, नहीं गलत बात, M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। इस वाली चीज की मदद ली गई और यहां पर R2 की सीधे वैल्यू क्या चिपका दी गई, म्यू। ठीक है, म्यू R by M2। म्यू R बाई M2। क्या क्या देख रही हैं आंखें, अब देखना तुम, सारी की सारी खूबसूरती इन्हीं जगह पर है। चले आओ, R2 के लिए जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, M1 R2 के लिए देखो फॉर्मूला देखो, R2 के लिए क्या लिखा हुआ है, पहले इस वाले टर्म में देखेंगे M1 इंटू आर, और नीचे तो नीचे वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला देख लो, नीचे तो फिक्स पता ही है क्या लिखा है। R2 के लिए क्या लिखा है, M1 इंटू आर। पीछे चले आओ, R2 अगर हमें निकालना है तो क्या लिखना है, M1 इंटू अपॉन में R। M1 क्या है, सामने वाला मास है। मगर अगर आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है कि जिस मास से मैं सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है उसके सामने वाला मास लेना है, जो उनके बीच में टोटल डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई खिलाना है और नीचे टोटल मास से डिवाइड करना है। एक बार में समझ नहीं पाते हैं, पहचान बुरा मान जाती है। फिर से सुनिए कहानी, हमें बताना है कि ये सेंटर ऑफ मास किस वाले मास से दूर है, किस वाले मास से पास है। क्या कह रहे हैं, हमें M2 से निकालना है, मतलब M2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी, R2। अगर हमें R2 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सामने वाले मास को पकड़ा, सामने वाला मास कौन है, M1 उसको मल्टीप्लाई खिलाया किससे, R से, R क्या है, दोनों मास के बीच में टोटल Tens. डिस्टेंस सेपरेशन दिया गया है वो है, उससे मल्टीप्लाई खिलाया और डिवाइड किससे कर दिया, टोटल मास। total mass. अगर M1 से पूछ रहा है डिस्टेंस तो मतलब R1 पूछ रहा है, Yes, Yes, sir. R1 sir. पूछ रहा है तो क्या करना चाहिए कि सामने वाले मास से मल्टीप्लाई खिलाना है, किसको, Yes, sir. M2 को टोटल R डिस्टेंस को। तो हमें अगर R1 पूछेगा तो क्या लिखेंगे, M2 इंटू R अपॉन M1 प्लस R M2। बोलो सत्य वचन की झूठे वचन, सत्य वचन। देखो कहीं कुछ गलत तो नहीं कहा। दोनों मास बनाएंगे, इससे सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर इसके ऊपर 4-6 बातें लिखेंगे काम की। R1 निकालना है, मदद करो हमारी, कौन करेगा, M2 इंटू R अपॉन में M1 plus M2। Total distance।
अब कुछ बात हमें बतानी हो तो सजेस्ट करो। सर जब भी कभी निकालना होगा ना, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी होगी किसी भी मास से, मतलब हमें बताना है कि भाई m1 से बताओ सेंटर ऑफ मास कितना दूर था, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले मास को पकड़ लिया सर m2 को, मल्टीप्लाई खिला दिया किससे, जो उनके बीच के डिस्टेंस है, डिवाइड किससे कर दिया, टोटल मास से। टोटल मास का मतलब जो दो ही, ये सब कुछ फार्मूले किसके लिए, टू पार्टिकल दिए गए ना, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हैं, ठीक बात है। यस सर। हाँ, तो अगर R1 की वैल्यू हमने लिखी, कोई हमसे R2 की वैल्यू पूछे, फटाफट से बताओ मुझे, R2 की वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या डायरेक्ट बोलेंगे m1 इंटू R अपॉन में m1 प्लस m2। m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है m1 क्या है, R1 क्या है, m2 क्या है, R2 क्या है, आ रहा है। एक बार इसको तगड़े से नजर भर के देख ले, कहानी आगे बढ़ा दी जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, ये वाला विजुअल है ना कलर, बिल्कुल। यस सर। अच्छा, जो भी सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो हमेशा इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही मिलेगा, इस बात की गारंटी है सर, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट क्या होना है, मास मोमेंट होना है जीरो। क्या होना है, मास मोमेंट होना है जीरो। एक बात बताओ, अगर आपने यहां ले लिया होता तो इसके अपोजिट में वेक्टर आपको चाहिए होगा यहाँ, यस सर। यहाँ तो मास ही नहीं है भाई, आपको इस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट भी तो जीरो करना है। यस सर। कह दो कि सर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, मैं कह रहा हूं नहीं होगा, बहस हो गई। तो फिर हमने कहा कि भाई m1r आपने इधर कर दिया और m2r आपने इधर किया, तो m1r और m2r बराबर कहां हुए, इसके अबाउट मास मोमेंट जीरो हुआ ही नहीं। यस आपने सर। कहा अपनी चॉइस से मान के देखो, हमने कहा यहां होगा, इधर ले लिया है ओरिजिन, m1r1 m2r2 कर दिया जीरो फटाक से। तो जब भी कभी ये इस बात को बिल्कुल मन मंदिर में बसा लेंगे, एक एक बात, कि भाई कोई ऐसा पॉइंट मानना है जिसके अबाउट मास मोमेंट जीरो हो जाए। मतलब सर कैसे, कि अगर दो मास सिस्टम दिए गए तो यहां पर m1 दिया है, यहां पर m2 दिया है तो अगर यहां पर हमने r1 डिस्टेंस से आगे गए और कुछ मास है, तो यहां पर उतना डिस्टेंस पीछे आने पर भी कुछ मास है कि नहीं। यस सर। अगर हम यहां मान लेते तो यहां पर ऊपर जाने से कुछ हमें मिला, लेकिन नीचे तो कुछ है ही नहीं, बोलो। तो जो टू मास पार्टिकल के लिए जो इनके लिए सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, वो हमेशा इन दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही लाई करेगा। एक बात तो हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, निकालने का तरीका क्या है, ये वाला तरीका है, ठीक। अब एक सवाल इसके ऊपर लेते हैं। अच्छा एक मुझे बात बताओ, जो R1 और R2 हम निकाल रहे हैं, MRCM यहां से हमने निकाला तो R1 R2 निकाला, तो एक बात बताओ, अगर इधर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं, कोई रोक लेगा ऐसा लिखने से। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 लिखेंगे ना, R2 अपॉन R1, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो R2 अपॉन R1 लिखेंगे ऐसा। यस सर। जो R1 और R2 क्या है, R1 और R2 सेंटर ऑफ मास से क्या है, डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से क्या है, डिस्टेंस है, m1 की डिस्टेंस है, m2 की डिस्टेंस है।
तो यहां से बड़ी कीमती बात निकल के आई कि जो सेंटर ऑफ मास है वो मास रेशियो पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता। सेंटर ऑफ मास, कोई पूछेगा सेंटर ऑफ मास क्या मास पे डिपेंड करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस बात पे डिपेंड करता है? मास रेशियो पर डिपेंड करता है। तो अगली वाली बात समझ में आई वाली नहीं? नहीं आई है तुरंत झंडे की तरह हाथ ऊंचा करना है। सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन mass ratio, not on the mass. ठीक है, आपने इक्वल मास ले लिया तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा? हमेशा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट। चाहे आपने 5 kg के लिए 10 मीटर का सेपरेशन रखा तो 5 मीटर पे आ गए। आपने 50 kg के भी ले लिए और सेपरेशन 10 मीटर का रखा तो भी 5 मीटर पे ही आएंगे। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मास रेशियो पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता। एक सवाल ले रहे हैं और इसके बाद में एक स्लाइड छोड़ रहे हैं, यहीं पे 3-4 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये दिख रहा है आपको कलर अच्छे से? Yes, sir. ये मास दे दिए दो हमने, एक 2 kg का दिया है, एक 18 kg का दिया है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई हमें लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, और दोनों मास से सेंटर ऑफ मास की क्या क्या डिस्टेंस होगी हमने हाईवियर से पूछ ली। अगर आपने एक बता दी तो दूसरी अपने आप मान ली जाएगी। सर R2 के 2i। मुझे बस बता दो है, हमने R2 R1, आप खोलोगे सर मैंने इधर से R2 माना, कोई कह देगा मैंने उधर से R2 माना, इसलिए क्या बोला हैवियर मास से बताओ कितना दूर है सेंटर ऑफ मास। हैवियर मास से 2। आप ये कहना चाह रहे हो, मैं रुको 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 कि सर इसका सोल्यूशन बनाना तो बहुत आसान था। ये 2 kg का था, Yes, sir. ये 18 kg का था। Yes, sir. दोनों की डिस्टेंस कितनी थी? 20 सेंटीमीटर ली थी, मीटर ली थी? सेंटीमीटर। मीटर कर देंगे यार, क्या है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर ही ले लो। ठीक, 20 मीटर। अब एक बात बताओ, कहीं भी एज्यूम कर लिया कि सेंटर मास कहाँ होगा, एज्यूम कर लिया हमने सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि इसी लाइन पर होगा। एज्यूम कर लिया हमने कि यहां होगा सेंटर मास। ठीक,
अगर यहाँ एज्यूम कर लिया तो हमें ये वाली डिस्टेंस लिखनी, इसको क्या मान लिया हमने R2 और इसको क्या मान लिया R1। तो हमें क्या लिखना है R2 लिखना है। तो R2 क्या लिखेंगे, सामने वाला मास 2 इंटू 20 अपॉन 20 तो क्या निकला 2 मीटर। Yes, sir. 2 मीटर। तो R1 क्या हो गया 20 माइनस 2 18 मीटर। अब इसके लिए थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो दोनों 20 है तो इसमें से ये 2 निकल गया तो 18 निकला है। Yes, sir. एक बात बताओ मुझे देख के कि जो सेंटर ऑफ मास है क्या ये हैवियर मास के पास है कि नहीं है। Yes, देखो sir. तो एक और पॉइंट पीछे वाली बात में ऐड कर देंगे कि जो सेंटर ऑफ मास लाई करता है ना वो हैवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है और लाइटर ऑब्जेक्ट से अवे होता है, लेकिन होता उसी लाइन पे है। समझ गया। इसका कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लोज टू हैवियर ऑब्जेक्ट का मतलब सेंटर ऑफ मास जो दो पार्टिकल का होता है वो क्या होता है बड़े ऑब्जेक्ट के ज्यादा पास होता है। मतलब अगर आपको एक 10 केजी एक 50 केजी लिखा गया, आपको सेंटर ऑफ मास तो बनाना तो उसी लाइन पे है, लेकिन आप क्या करोगे 50 केजी के ज्यादा पास वाके मतलब मिड पॉइंट लिया और उसके ज्यादा पास जाके बनाया। एक बात, एक छोटा सा और सवाल, बहुत ही छोटा सवाल। ये क्वेश्चन दिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट लिया 10 केजी का, Yes, sir. इनके बीच की डिस्टेंस कर दी 20 रहने दो, फिर से 20 मीटर, यहां फिर से हमने कितना ले लिया 20. रुको जरा नहीं रहने दो सर. ठीक है 10 केजी ले लिया। लो फिर से लोकेट सेंटर ऑफ मास। Okay, sir. लोकेट सेंटर ऑफ मास फार्मूले से निकालना बिल्कुल। Yes, sir. Sir, 10. Sir, 10. बिल्कुल सही। एकदम बराबर बीच में आएगा। दोनों में 10 आएगा। आ गया तो ये क्या होगा इसका, मान लेते 10। हम ऐसे सोल्यूशन इसका लिखने की एक्टिंग कर देते हैं, वैसे सबको पता है। और क्या, ये 10 केजी था, जिनको नहीं पता उनके लिए, तो ऐसा कोई है नहीं तो ये किसी के लिए नहीं। तो ये क्या हो गया सेंटर ऑफ मास। इधर से डिस्टेंस क्या मानी R1 मान लो तो क्या ही है, तो R1 बराबर कितना निकल के आएगा 10 इंटू 20 अपॉन में 20 तो कितना निकला 10। R1 में 10 तो R2 10। Yes, Yes, sir. sir. यहां से एक बात दिखी मुझे, आपको दिखी कि नहीं दिखी। बात ये दिखी कि अगर दो इक्वल मास होते हैं ना तो उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उनके मिड पॉइंट पे लाई करता है। बोलो Yes, Yes, sir. sir. लिख देते हैं, इसको स्लाइड में ऐड कर देते हैं। तो वो प्रोडक्ट को हम काम करें तो उसमें क्या है ठीक है ठीक है, तो
ये छोटे छोटे डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल थे, ये हो गए। अब हम थोड़ा सा अलग टाइप का एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाना है। ये ले लिया ओरिजिन, यहां पर ले लिया 2m का मास, एक मास हमने ले लिया, यहां पर m का मास लिया है, और इस वाली हाइट को क्या लिया गया है, l। एक मास यहां लिया है, इस हाइट को क्या लिया है, l लिया है। अब कितने पार्टिकल्स हो गए, 3 हो गए, 3। यस सर। ठीक है, फिर से क्या सवाल क्या पूछा गया, लोकेट सेंटर ऑफ मास। एक्सिस सिस्टम बना दी है, 2m को दिखा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, गारंटी ले ली हमने कि ये ओरिजिन पर ही है। बोल दो, यस सर। तो लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ चलो फटाफट 10 सेकंड का टाइम ले लो। एल पे सर, एल पे आया। शुद्ध गलत, तन्ना फाड़ के फेंक दो। इसीलिए हम हेयर में नहीं करते। मैं करके दिखाऊं क्या एक सवाल, सर हम्म? ओरिजिन पर। अरे कॉमन सेंस की बात है, एक बात बताओ, इन दोनों का सेंट्रम, अगर ये पार्टिकल भूल भी जाओ तो इन दोनों का सेंट्रम मास कहाँ लाई करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे लाई करेगा। तो मतलब कहीं यहां पर होगा, सत्य वचन की झूठे वचन, अगर यहां पर होगा तो अब फिर से भूल जाओ इन दोनों को, ये पार्टिकल बचा, ये पार्टिकल बचा, इन दोनों का सेंट्रम मास कहाँ लाई करेगा, इससे मिलने वाली लाइन पे। तो क्या यहां कहीं नहीं होगा, हाँ? हम तो 2 पार्टिकल का जानते हैं ना, यहां से मर्जी हो जाए वहां से शुरू हो जाओ। सर इन दोनों का यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे, यस सर। फिर इन दोनों का यहाँ पे। और जब हमें कुछ नहीं समझ में आए तो फार्मूला तो हमारे पास है ही सही, वो तो कभी भी लगा सकते हैं, जीवन के किसी भी मोड़ पर वेक्टर फार्मूला लगा दें। करूं मैं, चलो एक मैं करके दिखा देता हूं, आप फिर मुझे करके दिखाना, ठीक। यहीं पे लिख दूं, छोटा सा तो सोल्यूशन बनेगा। देखो सोल्यूशन, क्या लोग हम इसको एक फार्मूला ऐसा लिखें, RCM बराबर M1R1 M2R2 M3R3 और अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो RCM, पहले हमने 2m को उठा लिया, 2m को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओरिजिन पर ही रखा है तो 0 से मल्टीप्लाई पाएगा। बोलो, इसको मान लिया हमने m, तो m कहां रखा हुआ है, m इंटू जे कैप, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव, ये रखा हुआ है क्या, ये रखा हुआ है, m कहां रखा हुआ है, Li कैप पे रखा हुआ है। नीचे क्या आएगा, 1m
2 और तो 4, 4m आएगा। Yes, sir. ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है, ऐसा नहीं है 4m एक साथ नहीं लिख सकते थे, आपको दिखे ये 4m कैसे बना है, सब जोड़ के लिख दिया है। ठीक है, तो यहां से RCM के लिए अगर जाओगे तो m को उठा के कॉमन कर दिया तो ML आएगा सर यहाँ पे। आएगा, बिल्कुल आप ला भी दिया। ये तो प्रिंटिंग एरर है भाई। ठीक है, तो RCM को हमने कहां से ला दिया, देखो ढंग से। ML के यही होगा कि नहीं होगा यस सर। भाई? m तो यहां से सबसे कट गया, नीचे क्या बचा 4, यहां क्या बचा L/4, L/4। I को पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। बताओ Yes. किसी को कोई दिक्कत? हाँ, sir. ये हो गया अपना मेथड नंबर 1। ये मेथड 1। अच्छा, इसी सवाल को और कैसे कर सकते हैं? इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडिया डालने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब हम कर रहे हो ना तो बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में हो और हम कंफ्यूज नहीं हो, हम सब कुछ भूल जाएं। केवल इतनी सी बात याद रखें कि अगर ये L डिस्टेंस यहां से यहां तक दी गई है, L डिस्टेंस यहां से यहां तक दी गई है, तो मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? L इंटू √2। √2L। यही तो होगी। यस सर। तो जो ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई करेगा? यहां लाई करेगा। बताओ नहीं करेगा? यस सर। उसको क्या, जो सेंटर ऑफ मास होता है उस पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है, नहीं माना जाता है? माना जाता है। माना जाता है। तो बताओ अगर ये L/√2 है तो ये वाला इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? बताओ, ये वाले लेंथ बता दो मुझे कोई। इन दोनों पार्टिकल के लिए हम देख रहे हैं सिर्फ कौन से पार्टिकल, एक ये वाला, ये के वाला। मतलब हम इसको सॉल्यूशन बना रहे हैं ना तो अलग हम दिखा भी दे रहे हैं। इन दोनों पार्टिकल को कंसीडरेशन में ले रहे हैं, एक ए एक ए। तो हमें ऐसा लगेगा कि एक M1, दोनों पार्टिकल दिए गए हैं बराबर मास के हैं, तो इनका सेंटर मास कहां लाई करेगा? इनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, लाई करेगा। तो ये कहां, कितनी दूर होगा यहां से? L/L इंटू √2/2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। जो किसके बराबर होगा? L/√2 के। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक। जो ये L/√2 के होगा बराबर। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर बना दें तो फिर से ये वाली लेंथ L है, ये वाली L√2 है, और यहां पर जो मास रखा होगा, अब वो मास कितना होगा? M की 2m। अरे सारे मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मानते हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये इसको क्या यहाँ 2m रखा हुआ मान सकते हैं? यस सर। नई सिचुएशन क्या बनी? हमें ऐसा लग रहा है कि एक लाइन है, इस वाली अब इन दोनों मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा? यहां होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? और
इसकी हमें लेंथ निकालनी है, मतलब इसकी लेंथ निकाल के फिर इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये वाली एल है, ये वाली क्या है, L/√2 है, तो ये वाली निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? यस सर। फटाफट से निकाल के दिखाओ ये वाली लेंथ, जल्दी निकाल के दिखाओ। समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अर्पिता, अर्शिता, आप लोगों को समझ आ रहा है? तो L/4। आप पूरी लेंथ मुझे निकाल के दिखाओ। देखो, अब मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, इस सवाल को अगली बार पढ़ते हैं। फिर एक और तरीका बताते हैं इसका। देखो तरीके सारे सुन लो, कैसे कैसे इनको कर सकते हैं। देखो इन दोनों मास को हमने यहां मान लिया, यहां लिख दिया, तो ये दोनों सॉल्व हो गए नहीं सॉल्व हो गए? हो गए। अब ऐसा लगेगा कि ये एक लाइन खींची हुई थी, इस वाली डिस्टेंस को हम निकाल लेंगे, इस वाली डिस्टेंस को निकाल लिया, और हमें पता चलेगा कि इतनी सी डिस्टेंस पे एक 2m का मास यहां रखा था, एक 2m का मास यहां रखा था। कोई आपत्ति किसी को? नो सर। नहीं, एक लाइन होगी, 2 मास सिस्टम होगा, लाइन की लेंथ हमें पता होगी, तो क्या हम उसका मिड पॉइंट नहीं निकाल लेंगे? सर क्या आएगा उसका मिड पॉइंट? पाइथागोरस थ्योरम जानते हो? सर हमने लगा के देख लिया, एक बार आप बताओ। क्या निकला, क्या निकला? L/4। अगर आपने निकाला, सही निकाला तो यही है, ठीक? अगर सही निकाला तो यही है। अब जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको समझ लो, बस जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको समझ लो। ये वाली आपने निकाल ली लेंथ? यस सर। अच्छा, एक मुझे इंपॉर्टेंट बात बताओ, ये वाला अगर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और इसको मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला बनने वाला एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। यस सर। तो L/4 का, अब हमें ये जो पॉइंट दिया गया है, ये हमें ऐसा थोड़ी, अगर हम इसको लिख रहे हैं ऐसे, तो ये L/4 i कैप प्लस j कैप के डायरेक्शन में है ना। मतलब ये L/4 जो है, L/4 आपने निकाला, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, L/4 cos 45 i कैप यस सर। प्लस L/4 cos 45 जे कैप। j कैप, ऐसा लिखेंगे। यस सर। आपने सही निकाला क्या इसको? L/4 i कैप L/4 j कैप आएगा, आपने कुछ गड़बड़ करा है इसमें, फिर से चेक करो पाइथागोरस लगा के, है ना। एक ऐसा मेथड भी पॉसिबल है। और सुनो, जिनको और जानना है बोलो क्या कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन तो कर लेना। ये 2m लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है m। जितने ज्यादा पॉसिबल मेथड्स हम लोग जान सकते हैं ना, उनको जाने पहले। एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले 2m को ये m यहां लिखा हुआ है, am यहां लिखा हुआ है, ये वाला 2m लिखा हुआ है, इस वाले 2m को क्या हम m प्लस m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस सर। एक m इसके साथ दे दिया, तो ये किस पे चला गया भैया? L/2 पे। बोलो। यस सर। ये वाला मास तो किस पे चला गया? L/2 पे चला गया, इसके सेंटर ऑफ मास, इन दोनों मास के लिए।
बताओ। L/2 पे कैसे गया वापस बताना। अरे मिड पॉइंट पे जाएगा ना छोटू, ये यहाँ से कितनी दूर रखा हुआ था। अच्छा हमें ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आध सवाल में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, पूछो आप। ऐसे था ना तो कहाँ चला जाएगा, L/2 पर ही तो चला जाएगा। हाँ? यस जितने ज्यादा आप पॉसिबल मेथड्स जान पाओगे ना तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो ये L/4 पे चला गया, L/2 पे चला गया यहां से, यस बोलो। सर इसको इसके साथ शामिल कर दो, कर L/2 दिया। ये भी कहां चला गया, L/2 पर, बोलो। यस सर ये भी L/2 पर, ये भी L/2 पर। तो हमें ऐसा पता चलेगा इन दोनों का मास, अब हमें फिर से पता चल रहा है कि इन दोनों का मास कितना हुआ, 2m। भाई इन दोनों के मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मान सकते हैं, यस सर और इसका भी कितना होगा, 2m, क्योंकि इन दोनों का भी सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मान सकते हैं। ये हो गई L/4 माने L/2, ये है L/2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अरे स्क्वायर करोगे ना, यस सर L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। और इनका रूट ले लोगे, यस सर ये वाली आई डिस्टेंस निकल के आई कि नहीं आई। यस सर और हमें क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें कौन सी वाली डिस्टेंस चाहिए। अब इनका अगर मिड पॉइंट, ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आ गई ना, इसी का मिड पॉइंट ही तो सेंटर ऑफ मास होगा। नहीं समझ पा रहे, समझ गए सर, फिर से बोलूं एक बार, बोल दो सर। किसको किसको नहीं समझ आ रहा। पहला वाला मेथड किसको किसको समझ में आया जबरदस्त तरीके से, जो हमने M1 R1 M2 R2 करके किया। पहला वाला जो किया था ना M1 R1 M2 R2 प्लस M3 R3, वो किसको किसको आया बेहतरीन तरीके से समझ में। आवाज आ रही है, हेलो हेलो। क्या पढ़ेंगे यार ये, हेलो सर, बच्चे अरे लंच करने चले गए। क्यों, क्लास क्या यहीं तक थी क्या क्लास। क्या पता सर, बीच में लैग हो गई थी ना। अरे यार कहाँ लैग हो गई थी, तुम अपने मन से लैग कर रहे हो। और सर अभी तो हुई थी। चलो कोई बात नहीं, ये वाला मेथड किसको इसको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, आ गया सर। आ गया ना। एक तो देखो ये मेथड तो है ही सही। हाँ हेलो हेलो, बच्चों, कौन कौन गया है? 2 बच्चे गए सर, 3 बच्चे गए सर। किसने बोला था इनसे? क्या पता सर, अपने आप ही गए। इनका नाम बताइए मेरे को। पता दो, हर्षिता, भाविका और कौन गया, पीयूष। ठीक है, कोई बात ठीक नहीं, है। जाने दो यार, फिर मिलेंगे 12th के बाद 13th में, फिर 14th में। ये बिना चीजें समझ में पढ़े तो पढ़ नहीं जाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही सही, नहीं तो कुछ काम पकड़ लेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो पहले। ये वाला मेथड पहले समझ में आ गया। अब देखो इसको हम इसलिए बता रहे थे कि जैसे ये 2 मास दिए गए, हम तो इस वाले मास को भी भूल जाओ, भूल गए आप। इन दोनों मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। और जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा, इस वाली लेंथ का आधा ही तो होगा, क्योंकि देखो यहाँ मास m है, यहाँ मास अगर इक्वल होता है तो उनका सेंटर उनका मिड पॉइंट होता है, तो हमने यहां से निकाला। वो पीयूष आया क्या, Yes, sir. हाँ इसको खाने पीने जाने दिया करो, इसको जरूरत भी है। हैं, जरूरत है ना तुमको भी।
तो इस वाले पॉइंट को हमने निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये वाला हमने निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट हो गया, और सेंटर मास को उसके सेंटर पे रखा हुआ मान लेते हैं, तो हमने इन दोनों मास को हमने यहाँ 2m एज्यूम कर लिया। फिर से Yes. हमें ऐसा लगेगा कि ये वाला मास और ये वाला मास एक लाइन पे है, इनका मतलब सेंट्रा मास, इन दोनों मास का सेंट्रा मास यहाँ कहीं लाई करेगा, बोलो। Yes, तो अगर मास इक्वल हो गए तो इनका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बस इसकी लेंथ निकालेंगे कैसे, L/2 है, √2 है, ये L है, तो ये वाली चेंज कैसे हो जा रही है हाइपोटेन्यूज, तो मतलब हम लिख देंगे L² माइनस L/√2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके, है ना। तो जो निकाल के आएंगे आप, अब उनका बाद में उसका जो इसका निकाल लिया हमने, तो जो लेंथ आएगी ना इसका एक कम, इसका भी आधा करोगे, इसका भी क्या करोगे, आधा, क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट होगा वही तो इन दोनों का सेंट्रल मास होगा, उसका जो आधा करने के बाद में एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में। सर हम्म। जो अभी आपने बताया था ना L/√2 प्लस L² का जो आएगा उसको भी आधा करना है, तब सेंटर ऑफ मास आएगा क्या? अरे और क्या, ये उसको करने से आपको ये वाली लेंथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस ट्रायंगल में ये वाला L क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, L/√2। परपेंडिकुलर है, ये बेस मान लो, यस सर। ये L/√2 है ना। यस सर। आप इन दोनों मास को, ऐसा आपको लगेगा कि दोनों मास यहाँ रखे हुए हैं, एक 2m का, एक 2m का, और ये कोई लेंथ है, तो इसका सेंट्रल मास कहाँ लागू होगा, इस वाली L/2 पर, मतलब इसके आधे पर। अगर यस। इक्वल मास होते हैं तो सेंट्रल मास कहाँ होता है, मिड पॉइंट पे, है? बोलो अर्पिता। तो लैग हो रहा है लेग किसकी साइड से हो रहा है, मतलब आपकी साइड से हो रहा है? देखो अब हमने, हमारी साइड से। अच्छा, फिर तो आपको ये तो स्कूल मैनेजमेंट से बात करने वाली बात है, इसमें मेरी सिर्फ सिंपैथी है, मदद कुछ नहीं है। आप उनसे बात करो क्लियर कट की सर ऐसा ऐसा हो जाता है, और सर इस बात को सुनेंगे भी, है ना, उनसे बताना जाके आप लोग कि सर ऐसा ऐसा होता है हमारी क्लास में, तो सुनेंगे सर, ठीक है। सर अभी आपकी साइड से हो रहा है लैग। मैं भी सर से बात करूंगा इस बारे में कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। सर आप बात हाँ हाँ, फिलहाल ये वाली बात मेरी समझो आप पहले, कि इन दोनों का सेंट्रल मास इस लाइन पे लाई करेगा, और कहाँ करेगा, इसके मिड पॉइंट पे, और होगा कितना 2m। फिर इस वाले मास को ये दोनों फिर से मिला के क्या बना देंगे, 2 मास सिस्टम। 2 मास सिस्टम बनाएंगे तो उनका भी सेंट्रल मास इस वाली लाइन पे लाई करेगा, और कहाँ लाई करेगा, इनके मिड पॉइंट पे। बताओ। यस सर। ऐसे ही आप इसको ऐसे ही सोच सकते, देखो कोई आसान सवाल पकड़ के ना उस पे बहुत सारे तरीके लगा लेते हैं, तुम्हारा डर निकल जाता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए 2m मास लिखा हुआ है, इसको क्या हम m+m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमें लगेगा एक मास m यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, ये दोनों कहां लाई कर गए, अपने मिड पॉइंट पे, मतलब कि यहां से L/2 पर। बोलो, आवाज आ रही है? सर वीडियो लैग हो रहा है। अब आ रही है आवाज? आवाज तो आ रही है। वीडियो दिख रहा है? वीडियो भी कुछ कर ही नहीं रहा हूं, दिखेगा कहां से? पहले अभी जब आपने कुछ बोला था तो अटक। अब फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो ये वाले 2m मास को क्या हम m+m मास मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, इस वाले एक मास को m को यहां से लो, एक m को यहां से लो, तो हमें ऐसा लगेगा कि 2 मास रखे हुए हैं m+m, और इनका सेंट्रल मास और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, l, तो इनका सेंट्रल मास कहां लाई करेगा, L/2 पर। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे L/2 के ऊपर 2m मास रखा हुआ है। मान सकते हैं ऐसा? नहीं, टोटल मास उसके सेंट्रल मास पे होता है, सेंट्रल मास L/2 पर है। सेम कहानी ऊपर वाली लाइन के लिए मान सकते हैं? नहीं मान सकते कि यहां पर भी क्या मास है, 2m मास है रखा हुआ। बोलो। यस सर। और कहा इस वाले के लिए भी मान सकते हैं, यहां रखा हुआ है मास, तो हमें इनका भी क्या पता चल जाएगा, L/2 पता चलेगा, नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। बस ये अब हमें दोनों मास पता चल गए। फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, L/2 दी गया, यहां से हमें ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, L/2 का
होल Whole स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर का रूट, उससे ये वाली लेंथ पता चलेगी। और सेंटर ऑफ मास ये लेंथ नहीं, इसका भी मिड पॉइंट होगा। यस सर, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये कहानी कहने में टाइम है, करने में टाइम नहीं है। आप करोगे ना फटाफट फटाफट होगा। तो चलो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आप लोग जो हमने 3 मेथड, एक तो मेथड करके दिखाया है, बाकी 2 आपको सजेस्ट किए हैं, 3 मेथड है ना, इनसे भी करना आप, ठीक है? और यस सर। अभी जो आरसीएम में, अब आरसीएम समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है, बस यहीं से बात आगे शुरू करेंगे, ठीक है?